वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैंने गिरीश कर्नाड की जो तुगलक वाला प्ले है, मैं इसको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। पूरा डीप एक्सप्लेन करूँगी, डीपली। मतलब ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी जैसे मैं पूरा 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 मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो जो भी ये वीडियो देख लेगा उसके बाद उसको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वादा करती हूँ आपसे, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज मैं। तो यहाँ पर ये इसका इंग्लिश का सीन लिखे हुए हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन मैं बताऊँगी और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगी, ताकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आप इजीली आंसर दे सकते होंगे, क्योंकि आपको पूरा प्ले पता होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ये था सीन इंग्लिश का ये। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? पहले सीन का, हे भगवान कैसा शासन है, 5 साल हो गए अब उनकी महामहिम मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी संभाली थी, और अब तो किद ऊपर मंडरा रहा है। नाटक की शुरुआत ही जनता के निराशा भरे स्वर से होती है। ये संवाद एक आम आदमी का है जो राजा के शासन से परेशान है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भले ही आदर्शों की बात की थी, लेकिन 5 साल में ही शासन की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग उसे गिद्ध की तरह अंत का संकेत मानने लगे। यहाँ गिद्ध मंडराना एक प्रतीक सिंबल है। ये जनता की हताशा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संकट का संकेत देता है। नाटक का माहौल शुरू से ही अशांत और असंतोष से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा प्ले है, इसके कई पार्ट मैं बनानी पड़ेगी वीडियो। एक पार्ट में तो मैं अगर बना दूँ तो मुझे लगता है 2 घंटे की हो जाएगी। तो इसीलिए चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं। तो इसका दूसरा सीन ऐसे है, सीन फर्स्ट ही है, इसमें दूसरा पैराग्राफ। उसने कितने बड़े सपनों और शानदार योजना के साथ शुरुआत की थी, और अब देखो हम कहाँ पहुँच गए। ये पंक्ति तुगलक के शासन की आदर्शवादिता और वास्तविकता असफलता के बीच का टकराव दिखाती है। शुरुआत में तुगलक ने धर्मनिरपेक्षता, न्याय और ज्ञान की बात की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके निर्णय व्यवहारिक रूप से असफल सिद्ध हुए। ये एक ट्रैजिक हीरो की शुरुआत है जो बड़े सपने लेकर चलता है, लेकिन उसके अपने ही फैसले उसके पतन का कारण बनते हैं। ये जैसे जैसे प्ले है, जैसे जैसे उसमें डायलॉग बोले गए हैं, लोगों ने लिखा है, ये वैसे वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जैक्ट प्ले को। तो अब इसका हिंदी का ट्रांसलेशन क्या है? तुम्हें पता है उसने कितने लोगों को मार डाला, और वो भी न्याय के नाम पर। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये पंक्ति तुगलक के क्रूर विडम्बनापूर्ण शासन को उजागर करती है। वो खुद को न्यायप्रिय दिखाना चाहता है, लेकिन उसके कार्य निर्दयी और हत्यात्मक बन जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का अत्यधिक आदर्शवादी। अब सीन 2 शुरू होने वाला है। मस्जिद में अजान की आवाज़ आती है। तुगलक नंगे पांव हाथ में माला लिए प्रवेश करता है। एक्सप्लेनेशन, तुगलक के नंगे पांव और माला के साथ आना दर्शकों के सामने उसकी धार्मिक छवि प्रस्तुत करता है। वो खुद को एक धार्मिक, आध्यात्मिक और नर्म शासक के रूप में दिखाना चाहता है, लेकिन आने वाले संवादों में पता चलता है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तुगलक आसमान की ओर देखकर, इस पवित्र भूमि पर शांति बनी रहे और आप सभी पर भी, मैं आपका आभारी हूँ कि आप आए, आप मेरे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुले दिल से सुने।
राजा खुद को जनता का हितैषी और शांति का प्रचारक दिखा रहा है। वो चाहता है कि जनता उसे समझे, लेकिन वास्तव में वो अपने राजनीतिक इरादों को, धार्मिक भाषा को छिपा रहा है। ये संवाद राजा की दोहरे व्यक्तित्व की शुरुआत है। मैंने ये निर्णय लिया है कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ ये राजा बोल रहा है। ये नाटक का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। तुगलक का ये फैसला धार्मिक एकता, हिंदू मुसलमान यूनिटी और राजनीतिक मजबूती के नाम पर लिया जाता है, लेकिन इसकी प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम भयावह होते हैं। जनता की परेशानियों की अनदेखी करके ये कदम तुगलक की अहंकारी और अलग थलग सोच को दिखाता है। दौलताबाद एक बेहतर स्थान है, अधिक केंद्रीय, अच्छे से जुड़ा हुआ। वहाँ हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहेंगे। ये तुगलक अपने फैसले को धर्मनिरपेक्षता और एकता के नाम पर उचित ठहराता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये केवल एक आदर्शवादी भ्रम है। इतिहास गवाह है कि इस कदम से जनता को भारी कष्ट हुआ। ये संवाद तुगलक के आदर्श और व्यवहारिकता के बीच की खाई दर्शाता है। अब सेकंड है, मैं किसी भी विरोध को स्वीकार नहीं करूँगा। जो भी इस निर्णय के खिलाफ खड़ा होगा वो राज्य के खिलाफ माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन, ये तुगलक की तानाशाही स्वभाव को दिखाता है। जहाँ शुरुआत में वो जनता की बात सुनने की बात करता है, अब वहीं किसी भी असहमति को राजद्रोह मानता है। ये नाटक के मुख्य विषयों में से एक है, सत्ता का दमात्मक उपयोग को उजागर करता है। ये तुगलक की आत्मधारणा, सेल्फ इमेज को दर्शाता है। वो खुद को न्यायप्रिय मानता है, लेकिन उसके कार्य उससे उलट होते हैं। यहाँ संवाद विरोधाभास, आयरनी पैदा करता है। जो राजा खुद को न्यायप्रिय कहता है, वह विरोधियों को कुचल देता है। सीन 2 की जो समरी है, तुगलक के आदर्शवादी सोच और उसके तानाशाही रवैयों के बीच में टकराव को दर्शाता है। वो धार्मिक भाषा में जनता को फुसलाता है, लेकिन अपने फैसले पर कोई बहस या सवाल बर्दाश्त नहीं करता। ये दृश्य बताता है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग शब्दों के माध्यम से छवि बनाते हैं, लेकिन असल में जनता को कुचलते हैं। अब सीन 2 अभी हमने पढ़ा था ना, कहाँ चला गया? अब 3 की शुरुआत है। एक मिनट, सीन आई एम जस्ट किडिंग, सीन 2 हो गया। अब सीन 3। दृश्य की शुरुआत एक नमाज हाल से होती है। कुछ मुसलमान चर्चा कर रहे हैं, कुछ चिंतित हैं और कुछ क्रोधित हैं। ये दृश्य समाज के भीतर की बदलती हुई मनोदशा को दर्शाता है। तुगलक के निर्णय ने न केवल हिंदुओं और बल्कि मुसलमानों को भी असुरक्षित और असंतुष्ट कर दिया है। धार्मिक स्तर पर ये बातें ये संकेत देती हैं कि राजा अब अपने के बीच में भरोसेमंद नहीं रहा। अब इसका एक ट्रांसलेशन क्या है? वो खुद को ईश्वर का भक्त कहता है, लेकिन शेखों की हत्या करता है और गांव जला देता है। ये संवाद तुगलक के दोहरे चेहरे को उजागर करता है। एक तरफ वो धार्मिकता का दावा करता है, दूसरी ओर वो धर्मगुरु और आम जनता पर अत्याचार करता है। ये एक विरोधाभास, आयरनी है जिसके दर्शक उसे असली स्वभाव को समझते हैं।
अब इसका क्या एग्जाम वो है ट्रांसलेट, क्या वो अब मुसलमान भी रहा? वो तो हिंदुओं को दरबार में बुलाता है और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद देता है। ये संवाद तुगलक की धर्मनिरपेक्षता नीति पर सवाल उठाता है। वो हिंदुओं को भी सत्ता में भागीदारी देता है, लेकिन इससे मुसलमान धार्मिक वर्ग असंतुष्ट हो जाता है। ये दिखाता है कि तुगलक के फैसले दोनों पक्षों के लिए संकटपूर्ण हैं। उसके आदर्शों को ना तो हिंदू समझ पा रहा है और ना मुसलमान। सुल्तान के जासूस हर जगह हैं, अब खुलकर भी बोल भी नहीं सकते। ये संवाद राजनीतिक दमन और भय का वातावरण दिखाता है। जनता अपने ही देश में अपने राजा के अधीन स्वतंत्रता खो चुकी है। ये दृश्य राजा की तानाशाही प्रवृत्ति और अधिक गहराई से उजागर करता है। ये कैसा न्याय है जहाँ असहमति का मतलब मौत है। मतलब वहाँ ये कोई जनता ही की वो है कि ये कैसा शासन है जहाँ असहमति का मतलब मौत है। मतलब अगर हम सहमति नहीं दिखाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। ये संवाद नाटक का मूल प्रश्न उठाता है, क्या ऐसा राजा न्यायप्रिय कहला सकता है जो आलोचना को अपराध मानता हो? ये दृश्य दर्शाता है कि तुगलक आदर्शों की आड़ में क्रूरता और नियंत्रण का शासन चला रहा है। सीन 3 क्या है? सीन 3 की समरी सीन 3 में हमें ये देखने को मिलता है कि तुगलक का शासन केवल बाहर से धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय लगता है, पर असल में वो भय, असंतोष और अत्याचार पर टिका हुआ है। जनता बोलने से डर रही है, धार्मिक समुदाय टूट रहा है और राजा की छवि अब धीरे धीरे एक तानाशाही की तरह बन रही है। सीन 3 हमें क्या जाना सीन 3 तक हमने क्या जाना? तुगलक के आदर्शों की बात करता है लेकिन अत्याचार करता है। जनता, दरबार और धार्मिक वर्ग सभी उससे नाराज हैं। शासन में डर का माहौल है और विरोध को कुचला जा रहा है। अब सीन 4 शुरू होता है। दरबार लगा हुआ है। एक हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद तुगलक के सामने लाया जाता है, जो दावा करता है कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। ये दृश्य तुगलक के उस फैसले को दर्शाता है जिससे वो धर्म को बदलने वाले को पुरस्कृत करता है। राजा इसे धर्मनिरपेक्षता और समाज की समरसता के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन असल में ये राजनीतिक चाल है। विष्णु प्रसाद जैसे लोग झूठा धर्म परिवर्तन करके इनाम पाना चाहते हैं, जिससे तुगलक की नीति की नैतिक विफलता उजागर होती है। तुगलक इस व्यक्ति ने सच्चे धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। मैं इसे 500 चांदी का दिनार और शासन में एक पद देता हूँ। राजा धर्म परिवर्तन को इनाम और पद से जोड़ रहा है। ये निर्णय समाज में धार्मिक असंतुलन और राजनीतिक पाखंड को जन्म देता है। तुगलक का उद्देश्य शायद सबको बराबरी देना था, लेकिन उसका फैसला धर्म के बाजारीकरण में बदल गया है। एक दरबारी फुसफुसाता है, ये सच्चा धर्मांतरण नहीं है, ये कल फिर से ब्राह्मण बन जाएगा। ये संवाद तुगलक की नीतियों की असफलता और मूर्खता को दर्शाता है। लोग राजा के आदर्शों का सच्चे मन से पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाभ लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि शासन में नैतिकता और ईमानदारी की कमी हो गई है। तुगलक मुस्कुरा कर न्याय हो, एकता हो और आस्था को पुरस्कार मिले। राजा जब भी धार्मिक आदर्शों की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो खुद को एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन उसकी नीतियां जनता को भ्रमित और भ्रष्ट कर रही हैं। ये दर्शाता है कि तुगलक आदर्शवाद की आड़ में सत्ता चला रहा है, जबकि ज़मीन पर हालात बिल्कुल उलट हैं। तो 4 की समरी क्या है? तुगलक की धार्मिक नीति और उसकी विफलताओं को दर्शाता है। धर्म के नाम पर लाभ उठाने वाले लोग और राजा की नीयत और सच्चाई के बीच का अंतर, यही इस दृश्य का मुख्य विषय है। थैंक यू सो मच। और भी मतलब मैं वीडियोस पे बना रही हूँ, मतलब और पार्ट्स में आ रही है। अभी तो 4 तक हुआ, 13 पार्ट्स हैं इसमें, वो 13 तक मतलब वो हैं।
तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में मैं बना रही हूँ। ऐसे मैं पूरी एक साथ बना देती तो बहुत लंबी हो जाती, और मैंने इसमें शॉर्ट में भी बनाई है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQs जो आए हैं उस पर भी बनाई है, और एक शॉर्ट समरी भी बनाऊँगी। तो मैं हर वीडियो मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी बच्चे को ये प्ले नहीं समझ में आ रहा हो वो मेरी वीडियो के थ्रू ईज़िली समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।